नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज क्या देख रहे हैं आप लोग? पहाड़, है ना? तो आज का जो हमारा पाठ है, कक्षा 5 में पहला पाठ है पटना से नाथुला की यात्रा। तो उसके पहले हम लोग कहाँ आए हुए हैं? आज हम लोग हिमालय की वादियों में हैं और इसी से संबंधित हम कुछ जानेंगे और बहुत सारी बातें सीखेंगे। पहले ये देखिए कि हम लोग हैं कहाँ। हम लोग कंचनजंगा एक पहाड़ है, उसके नीचे ही हैं। देख रहे हैं ना? इसी से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ आज आपको मिलने वाली हैं। तो उसके पहले आपके पर्यावरण और हम जो पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ 1 में पटना से नाथुला की यात्रा है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। ये जो है एक यात्रा वृतांत है। जो लेखक हैं, जब वो पटना से नाथुला की तरफ जा रहे हैं तो उन्हें रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दी और क्या क्या उन्होंने देखा और सीखा, किन किन चीज़ों से उन्हें इतना रोमांच का अनुभव हुआ। बहुत सारे सुंदर सुंदर अनुभव हुए, क्योंकि जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा और कौन कौन सी चीज़ें वो यादगार वहाँ से समेट कर लाए, है ना? तो देखते हैं हम लोग। पहले पाठ की तरफ चलते हैं और पहले पाठ में कुछ कहानी देखते हैं जो उनका यात्रा वृतांत है। फिर हम आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगे, कुछ जानकारियाँ भी देंगे, है ना बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग पाठ में देखते हैं क्या है। पटना से नाथुला की यात्रा, पर्यावरण और हम में ये सबसे पहला पाठ है। और यहाँ शुरू होता है यह कहानी 8 नवंबर 2010 की ठंड भरी काली रात। ठंड से कांपते ठिठुरते लोग पटना जंक्शन पर मित्रों के साथ रेलगाड़ी की प्रतीक्षा, गंतव्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अपने स्मारकों, सांस्कृतिक धरोहरों एवं विभिन्न परिवेश की पहचान और उनके संरक्षण को जानने की लालसा। बच्चों, ये यात्रा क्यों हो रही है? यात्रा हो रही है स्मारकों, सांस्कृतिक धरोहरों और विभिन्न परिवेशों की पहचान के लिए, और उनके संरक्षण को जानने की लालसा भी है। इसलिए 8 नवंबर 2010 की रात यह यात्रा शुरू हुई है। और जब न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर अगली सुबह उतरे तो पहला पड़ाव था सिक्किम जाने के मार्ग में स्थित दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। हरी भरी घाटियाँ, दूर दूर तक दर्शनीय हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, जो अभी आपने देखी थी पर्वत श्रृंखला, है ना? जैसे जैसे हम न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चढ़ते गए, ठंड बढ़ती गई और स्वेटर पर जैकेट भी डालना पड़ा, मतलब ज़्यादा ठंड हो रही थी। टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह सालों भर बर्फ से रहने वाली कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटी को देखना अद्भुत था। हम लोग देखेंगे कि कैसे वो रंग बदल रहा है, क्यों रंग बदल रहा है, किस कारण से रंग बदलता है। कंचनजंगा की इस खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिवसीय प्रवास में भी जी भर कर देखने के बाद भी नहीं मन भरा। अब ये जो वर्णन है बच्चों, उसको हम लोग वास्तविक रूप से भी देखेंगे। कैसे? देखिए, आगे देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग उन वादियों में देखने भी चल रहे हैं। और आपकी पुस्तक में भी ये तस्वीर है। आप देख रहे हैं कंचनजंगा की पहाड़ियाँ, और ये जो पहाड़ी है हमेशा बर्फ़ से ढकी होती है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। पूरे विश्व में ऊंचाई के मामले में इसका तीसरा स्थान है। आप देख रहे हैं, सबसे शुरू में भी आपने ये चित्र देखा था।
और इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि पहाड़ की चोटियाँ जो हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। और सतरंगी छटा क्यों होती है बच्चों, कैसे होती है, चलिए देखते हैं। ये है कंचनजंगा। और ये लाल क्यों दिखाई दे रही है बच्चों, क्योंकि सुबह के समय में जब सूर्योदय होता है तो वो एक अंधेरा होता है और उसके बाद धीरे धीरे सूर्योदय होता है, तो स्वर्णिम आभा जो है वो बर्फ़ के ऊपर जब बिखरती है, चोटियाँ मतलब कंचनजंगा की चोटी के ऊपर जो बर्फ़ पड़ी हुई है उस पर जब वो स्वर्णिम आभा बिखरती है तो पूरी सुनहरी हो जाती है। और उसके बाद जब वो जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वो सफ़ेद रंग का आकार, सफ़ेद रंग बिखरने लगता है। और जब शाम होती है तो नारंगी रंग की छटा, जो अभी आप तस्वीर में देख रहे थे, देखिए ये नारंगी रंग की छटा शाम के समय बिखर जाती है और धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। तो फिर रात में क्या होता है बच्चों, वो काली पड़ जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जैसे जैसे बादल छाते हैं, वैसे वैसे इन पहाड़ों का रंग अलग अलग तरह तरह के रंगों में ये बदलता रहता है। और इसको हम लोग आगे देखेंगे भी, देखकर महसूस करेंगे। बच्चों आगे चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ किन दो राजधानियों की बात अभी पढ़ी थी, बताइए। तो सबसे पहले जहाँ से चले थे, बिहार की राजधानी पटना, और बताइए जहाँ हम लोग अभी ट्रेन से उतरे हैं, सिक्किम की राजधानी गंगटोक की बात की गई है। तो अभी हम लोग कंचनजंगा को देख रहे थे और ये जो पहाड़ है ये नेपाल और तिब्बत दोनों को जोड़ती है। तो बच्चों ये भारत में भी है और तिब्बत में भी है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। सुबह के समय बर्फ़ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखती है बच्चों, देखिए दोबारा आप उस तस्वीर को देखिए। सुबह के समय बर्फ़ से ढकी कंचनजंगा की चोटी सतरंगी सी दिखने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य की किरणें बर्फ़ से ढकी चोटियों पर बिखरती हैं वैसे वैसे उनका रंग बदलता रहता है। जैसे आपने देखा सुबह के समय बिल्कुल स्वर्णिम और नारंगी रंग की छटा बिखरती है, फिर जब जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता जाता है तो वो सफ़ेद होता जाता है, तो पूरी पहाड़ियाँ चांदी की तरह सफ़ेद चमकने लगती हैं। उसके बाद फिर वो जब शाम होता है फिर से नारंगी रंग की छटा बिखरती जाती है और इस तरह से लगता है कि पहाड़ अपने रंग बदल रहे हैं। तो वहाँ से जब देखा जाता है, जब उन्होंने टाइगर हिल्स पर से इन रंग बिरंगी छटाओं को देखा तो उन्हें लगा कि ये जो खूबसूरती है, ये जो रंग बदलने वाली जो प्रक्रिया हो रही है, ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों ये बताइए कि कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ़ क्यों जमी रहती है। मैंने सुबह शुरू में भी बात की है कि कंचनजंगा की चोटी करीब 8,598 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्रृंखला है। बच्चों श्रृंखला क्या होता है? श्रृंखला होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं तो उसे हम लोग श्रृंखला कहते हैं। और जहाँ काफ़ी ठंड रहती है वहाँ का तापमान करीब 0 डिग्री सेल्सियस सदैव रहता है, यानी कि पूरे साल 0 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। इसलिए कंचनजंगा की चोटी पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। आगे हम लोग ये देखेंगे, आपको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय कंचनजंगा का दृश्य कैसा लगता है, आपको ये लिखना है अपने पुस्तिका में। तो आपने ये देखा कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का दृश्य काफ़ी अद्भुत तथा मनमोहक था।
कंचनजंगा की इस खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिवसीय प्रवास में भी जी भर के देखने के बाद जो यात्री गए थे लेखक, उनका मन नहीं भरा था। तो यहाँ जो खूबसूरती बिखरी हुई है उसको जाकर उन्होंने देखा था और उसका वर्णन उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत में किया है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। बच्चों, हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियाँ भी हैं। जैसे हमने श्रृंखला की बात की थी कि कई सारी पहाड़ की चोटियाँ हैं, तो उन अन्य चोटियों के नाम आपको पता करने हैं और यहाँ जो दिए गए हैं इनके बारे में भी जानना है। देखिए, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल और तिब्बत में है, नेपाल में भी है, तिब्बत में भी है, भारत में उसका कुछ भाग है। तो फिर मैकाल जो है वो भी तिब्बत और नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में ही है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है, नंगा पर्वत वो भी भारत में ही है, गॉडविन ऑस्टन या K2 या उसको काराकोरम जैसे एक ही पर्वत हैं बच्चों, लेकिन जब वो नेपाल में चला जाता है, उसकी पहाड़ियाँ नेपाल की तरफ फैली हैं, तो वो गॉडविन ऑस्टन या K2 उसको कहते हैं। फिर उसी की पहाड़ियाँ जब भारत की तरफ फैली हुई हैं तो उसको काराकोरम रेंज यानी कि काराकोरम श्रृंखलाएँ, और वहाँ कुछ दर्रे भी हैं। दर्रों का अर्थ होता है कि वहाँ से रास्ता बना हुआ है, तो वो भारत में है। तो ये कुछ नाम थे बच्चों, जिनको आप लिखिए अपने पुस्तिका में और जानिए, यहाँ तक याद भी रखिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोगों ने दार्जिलिंग में घूमने का आनंद यहाँ के अनेक दर्शनीय स्थलों, आकर्षक स्थलों को देखकर उठाया। जैसे दार्जिलिंग जब आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे चाय बागान दिखाई देंगे। चाय बागान जहाँ चाय की पत्तियाँ उगाई जाती हैं, वो एक विशेष प्रकार से खेत को तैयार किया जाता है, यानी कि पहाड़ पर सीढ़ी नुमा सतह बनाकर वहाँ चाय के बागान लगाए जाते हैं और चाय की खेती की जाती है। ये इसलिए होता है बच्चों कि चाय का जो पौधा है उसमें उसके जड़ में पानी न ठहरे, तो और वहाँ चूँकि समतल भाग का अभाव होता है, इसलिए पहाड़ों पर ही चाय के बागान लगाए जाते हैं। वहाँ के चिड़ियाघर ने लुभाया। वहीं नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, जिसे हम लोग अजायब घर भी कहते हैं, वो लोग देखने गए थे। लॉर्ड बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्रमशः पशु, पक्षी, तितलियाँ, हिमालयी जीव जंतु ने विशेष रूप से सब लोगों का मन मोह लिया। तो आपने देखा कि कितने सारे दर्शनीय स्थल यहाँ हैं, और ये क्यों हैं? क्योंकि ये सभी उन्हीं से संबंधित हैं। आगे देखिए बच्चों, जूलॉजिकल पार्क व कुछ अन्य जगहों पर हमने याक नामक एक पशु को देखा। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, वाई फॉर याक, है ना? तो ये वही याक है और ये यहीं पाया जाता है। इसके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि सिक्किम में भी यह पाया जाता है। बहुत ठंड वाले इलाके में शरीर के लंबे बालों की वजह से ही याक का रहना संभव हो पाता है, यानी पूरे शरीर ये बाल से, इनके जो लंबे बाल होते हैं वो ढके रहते हैं ताकि वे ठंड से बचे रह सकें। अब आप चित्र में देख रहे हैं चाय बागान में काम करती महिलाएं। ये जो चाय की पत्तियां होती हैं बच्चों, इन्हें हाथ से ही तोड़ना पड़ता है, और चूँकि महिलाओं की उंगलियां बड़ी नाजुक होती हैं, तो वो जो सबसे कोमल पत्ती होती है उन्हीं को वो हाथों से तोड़कर अपने टोकरी में वो डालती जाती हैं। और ये जो काम है बच्चों, वो सुबह के समय होता है, क्योंकि जब धूप निकल जाता है तो चाय की पत्तियों में जो खुशबू और जो उसका मॉइस्चर रहता है, नमी होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जब आप सुबह सुबह वहाँ जाएंगे, देखेंगे तो सभी महिलाएं बगीचों में चाय की पत्तियाँ तोड़ती हुई दिख जाएंगी। और ये जो काम होता है बच्चों, ये महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बताइए बच्चों, ठंड के इलाके के पशुओं या जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों पाए जाते हैं? इसका एक कारण है कि जंतुओं के बाल ऊष्मा व ताप के कुचालक होते हैं, यानी कि ये बहुत क्या करते हैं, शरीर को गर्म रखते हैं। ये शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते तथा बाहरी ठंड को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। यही कारण है कि बहुत ठंड वाले इलाके में जहाँ भी आप जाएंगे देखेंगे, जहाँ जहाँ जाड़ा मतलब पूरे साल जहाँ ठंड पड़ता है, तो वहाँ के जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं और उनकी प्राणों की रक्षा करते हैं, यानी वो उसी परिस्थिति में रहने के अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि वो शरीर जो है उनका बालों से ढका होता है और वो वैसे ही वहाँ रहने के आदी हो जाते हैं और वो उन ठंड से बच जाते हैं। बच्चों, आपने याक तो देखा ही है, आपके पुस्तक में फ़ोटो देखा होगा, आप अभी चित्र में भी देख रहे हैं और अभी आपने चाय बागान की भी जानकारी हासिल की। चलिए और भी कुछ बचा है, हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों, चूँकि दार्जिलिंग जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ रोड और रेलवे का निर्माण करना थोड़ा दुर्गम होता है। वहाँ इसके विकल्प के रूप में रोपवे का निर्माण किया गया है, जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर एक मजबूत केबल यानी रस्सी जो होती है वो लोहे की होती है, तो उस पर वो रोपवे का निर्माण वहाँ पर किया गया है ताकि लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकें, यानी यातायात के साधन के रूप में भी ये वहाँ इस्तेमाल होता है। तो रोपवे पर सवार होकर बादलों के बीच से गुजरते हुए चाय बागान को देखना बड़ा आनंददायक रहा, यानी कि यहाँ बहुत सारे पर्यटन स्थल भी विकसित किए गए हैं। लोग रोपवे पर घूमने जाते हैं कि कैसा रोमांचक अनुभव होता होगा एक रस्सी के सहारे, यानी कि उस केबल के सहारे एक जगह से दूसरे जगह एक ट्रॉली होती है जो कि जिस पर बैठकर लोग इधर से उधर जाते हैं और आते हैं। तो हमारे मैदानी इलाकों में हमने देखा है कि बादल हमसे दूर बहुत ऊपर दिखाई पड़ते हैं, परंतु यहाँ पर हम सभी बादलों के बीच थे। अब चूँकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है बच्चों, और वहाँ क्या है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल हो रहा था। तो बीच में क्या थे, बादलों के बीच में ये घाटियाँ बादलों से भरी हुई थी। जब ये एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जा रहे थे तो वहाँ बीच में बादल थे, और यहाँ से हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के लिए ये रवाना हो गए। तो कभी कभी चाय बागान से जब ये नीचे की तरफ देख रहे थे तो इन्हें बादल भी दिख रहे थे, और उसके बाद जब ये वहाँ से उतरे तो पर्वतारोहण संस्थान के लिए रवाना हो गए। अब ये पर्वतारोहण संस्थान क्या होता है बच्चों? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ये जो है एक संस्था है कि जब बाहरी लोग जाते हैं वहाँ हिमालय के पहाड़ों में या बर्फ़ पर ट्रैकिंग करने, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है कि आप वहाँ रहने के, चलने के कैसे अनुकूल अपने आप को बना पाएंगे। जैसे विशेष प्रकार के मोजे, दस्ताने, टोपियाँ, शरीर पर पहनने वाले कपड़े, यहाँ तक कि आप कौन कौन से औजार, हथियार, कौन कौन से औजार रखेंगे जिसके सहारे आप पहाड़ों पर चढ़ पाएंगे। और एक ट्रेनिंग होती है कि आपको कैसे चलना है, कैसे ऑक्सीजन का उपयोग करना है, क्या खाना पीना खाना है। तो इस संस्थान का निर्माण इसलिए किया गया कि बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि हम पहाड़ों पर जाएं, घूमें। इसको ट्रैकिंग कहते हैं, जिस पर पहाड़ों पर चढ़कर लोग रोमांच का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये पहाड़ बहुत सुंदर होते हैं। ये आकर्षित करते हैं उन साहसी लोगों को कि आओ और मुझे देखो। और ये लोग जाते हैं घूमने,
उस पर चढ़कर वहाँ से और सुंदर दृश्यों को देखने। तो इस तरह से इन सभी लोगों के लिए इस संस्थान का निर्माण किया गया। आइए देखते हैं कि इस संस्थान में और क्या क्या है। तो पर्वतारोहियों के लिए चिड़ियाघर के नज़दीक हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है और यहाँ भारत के गौरव तेंजिंग नोर्गे की आदमकद मूर्ति है लगी है। ये तेंजिंग नोर्गे कौन है बच्चों? हम लोग इनके बारे में आगे देखेंगे। यहाँ का एवरेस्ट म्यूज़ियम एक रोमांचक यादगार है। जो लोग वहाँ घूमने गए थे उन्होंने जब जाकर उस म्यूज़ियम को देखा तो ये बहुत ही यादगार अनुभव रहा उनके लिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहीं मुझे तेंजिंग नोर्गे के बारे में कुछ जानकारी मिली। लेखक ये कह रहे हैं कि तेंजिंग नोर्गे जो थे वो कौन थे, क्या करते थे, इसकी जानकारी वहीं जाके उनको मिली। और आगे देखिए कि क्या है कि पर्वतारोहियों के साथ तेंजिंग 20 साल की उम्र से ही कुली के रूप में जाते रहते थे। यानी जो भी लोग पहाड़ों पर चढ़ने जाते थे उनके साथ साथ ये जाते थे। तेंजिंग यूँ तो भारत के मूल निवासी बन गए थे मगर इनका जन्म तिब्बत में हुआ था और बचपन के दिन इन्होंने नेपाल में बिताए थे। वैसे तो उन्हें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था मगर देश विदेश के पर्वतारोहियों के साथ वे कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे। वे तुरंत सबसे दोस्ती भी कर लेते थे। 1947 में एक पर्वतारोही दल के साथ जाते समय अपने एक साथी जिनका नाम था बॉडी नोरबू, जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए चुके थे, को पीठ पर लादकर कई मील चलकर अस्पताल ले गए और इस प्रकार अपने दोस्त बॉडी को बचा लिए। तो बहुत बहादुरी का काम उन्होंने किया। आइए देखते हैं ये दोनों चित्र किन का है बच्चों। इसमें एक चित्र सर एडमंड हिलेरी और दूसरा चित्र तेंजिंग नोर्गे का है। सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की, चढ़े और विजय का झंडा गाड़ा। यानी कि वो उन कठिन परिस्थितियों में, बर्फ़ जमाने वाली ठंड में और बहुत विषम परिस्थितियों में इसी पहाड़ की चोटी पर जो आप देख रहे हैं, इसी पहाड़ की चोटी पर उन्होंने क्या किया, अपना झंडा गाड़ा और उन्होंने वहाँ तक दुर्गम से दुर्गम रास्तों को पार करते हुए वहाँ तक गए और साथ साथ तेंजिंग नोर्गे भी थे। तो इस प्रकार उन्हें अनुभव हो गया कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन सी चीज़ें साथ में ले जानी चाहिए। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में हम लोगों ने काफ़ी समय गुजारा और पर्वतारोहण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस संस्थान को माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में सन 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है। मैंने पहले भी बातचीत की है इसके बारे में। पर्वतारोही दलों को अपने साथ टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए जरूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े इत्यादि लेकर जाना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहाड़ पे कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, इसलिए पहले से ही सारे इंतजाम आपको करके जाने होते हैं। अब भारत में पर्वतारोहण के कई संस्थान हैं। अनेक लोगों ने कई जोखिमों और कई चोटियों पर विजय भी हासिल की है। इसके बावजूद हर दल के साथ ऐसा व्यक्ति जो वहीं का रहने वाला हो एवं पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत हो, कुली तथा गाइड के रूप में चलता है। ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में सिरेंदार कहा जाता है। यह बहुत सम्मान का पद है। तेंजिंग नोर्गे को भी सिरेंदार की उपाधि मिली थी जब उन्होंने अपने साथी को बचाया था। बच्चों, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो
पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं, इन पर चढ़ना, इन पर सांस लेना, इन पर आगे बढ़ते जाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। आप आपके घर में फ्रीज़र होता है ना, जब आप उसके अंदर हाथ डालते हैं थोड़ी देर में ही हाथ बाहर निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर उतना ठंडा बर्दाश्त जितना करेगा उतना तो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो उसी तरह आप समझिए कि जब चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ हो और ठंड ही ठंड हो, तो वैसी कठिन परिस्थिति में कितना मुश्किल है सांस लेना, आगे बढ़ना, चलते जाना, रात में रुकना, है ना। इस संस्थान में पर्वतारोहण के काम आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को संजो कर रखी गई हैं। यहाँ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के पश्चात विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे ठंड तो होती है वहाँ, फिर बारिश भी आ जाती है, आंधी तूफान और अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी का मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए उन्हें विशेष प्रकार के बने जूते और कपड़े पहनने पड़ते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी ले जाने पड़ते हैं। और क्या क्या ले जाना पड़ता है बच्चों? आगे देखिए उसके पहले हम ये दिखा रहे हैं कि 2 चित्र जो पर्वतारोहियों के थे, है ना, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। तो आपको ये बताना है कि 2 जाने माने पर्वतारोहियों के चित्र दर्शाए गए हैं। ये आपको क्या क्या पहने दिखाई पड़ रहे हैं? तो ये तो उन्हीं के चित्र हैं, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। तो ये विशेष प्रकार के कपड़े पहने आपको नज़र आ रहे हैं, है ना। सिर पर टोपी पहने हैं और पैर में जूते भी पहनते हैं। यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन पैर में जूते पहनते हैं। हाथ में दस्ताने, पीठ पर सिलेंडर लिए हुए हैं और साथ ही साथ एक बैग लिए नज़र आ रहे हैं, जिसमें खाने के पर्याप्त भोजन, पानी तथा अन्य चीज़ें हो सकती हैं। और आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक विशेष प्रकार का चश्मा रखा है, क्योंकि ये जो चश्मा है ये आँखों को जब बर्फ़बारी होती है, ठंड होती है, तो उससे ये बचाता है। और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क भी है इनके पास, है ना। तो आपने देखा कि ये सारे सामग्री इनके पास होने ज़रूरी हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन्हें ऐसे कपड़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है बच्चों? क्या आपने सोचा है? हाँ, आप तो अभी तक समझ ही गए होंगे कि पर्वतारोहियों को बारिश, आंधी, तूफान, अत्यधिक ठंड, पथरीले रास्ते तथा ऑक्सीजन की कमी का मुकाबला करना पड़ता है, और इसलिए उन्हें विशेष प्रकार के गर्म कपड़े पहनने की और इन सभी सामानों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं कि संस्थान के सदस्यों ने बताया कि सिर की सुरक्षा के लिए सर्दी, गर्मी व बरसात में अलग अलग किस्म की टोपियां पहनी जाती हैं। अब बताइए, ऊनी टोपी पहनेंगे और बारिश हो जाएगी तो वो तो गीला हो जाएगा। तो इसके लिए वो प्लास्टिक की बनी ऊपर से जो टोपी होती है और अंदर से ऊनी होती है, उस तरह के टोपी वो लोग पहनते हैं। तो अलग अलग तरह की टोपी वो पहनते हैं। आँखों के लिए चश्मे और हाथ के लिए दस्ताने भी आवश्यक हैं। यहाँ हम लोगों ने बर्फ़ के बीच सोने के लिए एक विशेष प्रकार का स्लीपिंग बैग भी देखा। ये कैसा होता है बच्चों? इसके अंदर आप सो जाइए और ऊपर से पूरा ऊपर तक चेन आप लगा सकते हैं और वो ठंड से बचाता है। उस तरह के बैग को स्लीपिंग बैग कहते हैं, यानी कि उसके अंदर यहाँ गद्दा और आप कुछ भी बिछा नहीं सकते हैं, वो सारा गीला हो जाएगा। तो एक स्लीपिंग बैग होता है विशेष प्रकार के तत्वों से बना हुआ, जिसमें बर्फ़ और ठंड का असर थोड़ा कम होता है। इसके पश्चात हम लोग प्रशिक्षण देखने गए। यहाँ पर पर्वतारोहियों को अपनी पीठ पर सामान लादकर बर्फ़ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधी ढलान पर उतरने का अभ्यास कराया जा रहा था। रस्सी, कुल्हाड़ी, कुदाल के सहारे चढ़ाई करवाई जा रही थी, यानी कि सिखाया जा रहा था। सभी मज़े लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। आपको ये बताना है
कि पर्वतारोहियों को चढ़ने के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, और उसकी एक सूची भी आपको बनाना है। तो जल्दी से उसकी सूची बनाइए कि कौन कौन से सामानों की ज़रूरत होती है। हम लोगों ने बात की थी ना, रस्सी, ज़रूरी औजार, कुदाल, कुल्हाड़ी, चश्मे, दस्ताने, स्लीपिंग बैग, टेंट, अलग अलग किस्म की टोपियाँ, भोजन, पानी, झंडे। झंडे की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों? क्योंकि जिस भी देश के लोग जाते हैं वो अपना झंडा वहाँ लगा कर आते हैं। और ऑक्सीजन की कमी के लिए ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर तथा विशेष प्रकार के गर्म कपड़े इत्यादि की आवश्यकताएं होती हैं। बच्चों, आज हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की? पटना से दार्जिलिंग, है ना? और दार्जिलिंग से अभी आगे जाना है, नाथुला तक जाना है, लेकिन अभी हम लोग इस यात्रा को यहीं रोकेंगे। इस यात्रा के दौरान आपने देखा कि दार्जिलिंग से जब हम लोग आगे बढ़े तो कंचनजंगा की पहाड़ियाँ, टाइगर हिल्स पर खड़े होकर कंचनजंगा की सतरंगी छटा को भी हम लोग देखे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ चिड़ियाघर, अजायब घर, है ना, और सबसे बड़ा पर्वतारोहण संस्थान, है ना। इस संस्थान में किस प्रकार लोगों को सिखाया जाता है कि वो पहाड़ों पर कैसे चढ़ें, खासकर बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर चढ़ने के लिए कौन कौन सी तैयारियां करनी होती हैं, कौन कौन से सामग्री की ज़रूरत होती है, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे टोपियां पहननी चाहिए, इन सभी चीज़ों का जानकारी आपको मिला, है ना। और आपने ये भी देखा कि प्रशिक्षण कैसे दिया जा रहा है और उस समय कौन कौन से औजार चाहिए होते हैं। तो अभी हम इस यात्रा को यहीं रोक रहे हैं। अभी यात्रा बाकी है बच्चों, और हम लोग अगली कक्षा में उस यात्रा को पूरा करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप अभी दी गई जानकारियों को अपने पुस्तिका में नोट कीजिए और याद कीजिए और दोबारा से उस यात्रा के अनुभव को स्मरण कीजिए, है ना। तब तक के लिए नमस्कार।